हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का दूसरा पाठ देखेंगे। पहले पाठ में हमने देखा था, हमारा दूसरा पाठ था भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले पाठ में हमने देखा था कि किस तरीके से पहला विश्व युद्ध होता है और फिर उसमें असहयोग आंदोलन चलते हैं। देखा था कि 1919 में सालों से हम देखते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों की तरफ फैल रहा था और फिर उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो रहे थे और विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो रहा था। युद्ध के लिए भरपूर मात्रा में कर्जे लिए जा रहे थे और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था। फिर 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी है और जिसके कारण आम लोगों की बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। फिर युद्ध में सिपाहियों की कमी हो रही थी, जिसके कारण गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था और जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा बढ़ा हुआ था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। इसके पहले वो कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका में। फिर उन्होंने नए तरीके से जन आंदोलन के रास्ते पे चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार को सफलतापूर्वक लोहा लेना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और फिर फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले में किसान लगान चुकाने की हालत नहीं होती है और फिर 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद चले जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था रॉयल एक्ट। कराया कि इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉयल एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित किया और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बहुत जल्द पारित कर दिया गया और इसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक, यानी कि उस पर 2 साल तक कोई मुकदमा नहीं चला, बिना मुकदमा को उन्हें 2 साल तक जेल में कैद रहना पड़ा। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि लोग उनका पालन न करें और 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू हो गया। फिर विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई और इस व्यापक जनाभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। यानी कि जब अंग्रेज भयभीत हो गए तो राष्ट्रीयों को दाबने, कुचलने, मारने, काटने का काम शुरू कर दिया और फिर अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और इसके बाद लोग बैंकों, कारखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और फिर क्या हुआ? मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया गया। यानी कि मार्शल लॉ कानून लागू हो गया, यानी कि फिर से कोई वहां पे आ जा नहीं सकता था और फिर जनरल डायर ने वहां की कमान संभाल ली थी। फिर करा कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी, यानी कि साल के बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यानी पे जहाँ पे जलियांवाला कांड हुआ था वहाँ पे जो साल का बैसाखी मेला पड़ता है, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और काफी लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध भी करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान
यानी कि वह स्थान चारों तरफ से बंद था, यानी कि जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे वो चारों तरफ से बंद था, मात्र एक तरफ से वो रास्ता खुला था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोग यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ कानून लागू किया जा चुका है। यानी कि वहाँ पे जो लोग थे उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ यानी कि कर्फ्यू लगा हुआ है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा और जाते उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया और उसके बाद उसने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फिर क्या किया, चारों तरफ से जो भी निकलने वाले रास्ते थे उस स्थान के, उस बाग के, उसने क्या किया, चारों तरफ से उस रास्तों को बंद कर दिया और फिर अपने सिपाहियों के द्वारा उन पर गोली चलवा दी। इसके बाद उसके सिपाही ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए और बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन से दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उस भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर भी हमला करने लगा। और फिर जब वो जलियांवाला बाग कांड हुआ तो लोग उससे परेशान हो गए और फिर जो पुलिस से संबंधित जो भी चीजें थी, जो भी सरकार से संबंधित थी, अंग्रेजों से संबंधित थी, लोग उस पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी वह उन लोगों पे निर्ममता यानी कि बिना मोह माया से उन पे कुचलने लगी, यानी कि उस पर जुल्म करने लगी। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे हिसाब साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर करने लगे। यानी कि वो क्या कि जितने सत्याग्रही थे, जितने भी लड़ने वाले लोग थे, क्या किया, उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया, सड़क पर नाक घिसटने लगे और जितने साहब थे उन्हें सलाम करने के लिए वह मजबूर करने लगा। लोगों को कोड़े मारे गए, गांवों यानी कि गुजरावाड़ा पंजाब पर बम बरसाए, फिर हिंसा फैले देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी कि जो उन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। सत्याग्रह का जो आंदोलन चलाया था उन्होंने वापस ले लिया। और फिर भले ही रालट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला जा। महात्मा गांधी जानते थे कि हमें जात पात का भेदभाव न करके हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी जात को सबको हमको एकत्रित करना है, एकता के सूत्र में बांध करके ही हम आंदोलन कर सकते हैं, वरना इनके बगैर हम आंदोलन नहीं चला सकते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी होती है और इस आशा की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया जाता है और फिर मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर देते हैं। यानी कि एक जो अफवाह फैली रहती है कि तुर्की में जो ऑटोमन सम्राट है वह उसके ऊपर एक शांति संधि थोपी जा रही है, तो फिर मार्च 1919 में मुंबई में जो एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु यानी कि भाईचारे के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई यानी कि लोगों के साथ मिलकर के कार्रवाई की और फिर महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। फिर करा कि सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस पर बातचीत पर राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थक और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है कि असहयोग ही क्यों। करा कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। यानी कि जो मुस्लिम शासक था वह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। अगर हम उनका सहयोग न करें तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा।
भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अगर हम भारतीय उनका अंग्रेजों का मदद न करें तो हमारा उनका जो शासन है वो ढह जाएगा और हमारा स्वराज स्थापित हो जाएगा। उसी प्रकार असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि कई भागों में बांट करके आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, यानी कि जो अंग्रेज भारतीयों को पदवी दिए हैं कोई भी सरकारी जॉब पे तो उसे हम लौटा दें। और सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायकी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, यानी कि जो भी विदेशी चीजें हैं, जो भी उनके द्वारा दी गई नौकरियां, उसे हम वापस लौटा दें, त्याग कर दें। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे और फिर कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर सशक्त थे और वे नवंबर 1920 में विधायकी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का भी बहिष्कार करने में हिचकिचाहट रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं और सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी और आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। यह एक चित्र दिखाया गया है, यह भी विदेशी कपड़े का बहिष्कार करते हुए लोगों को दिखाया गया है। यह जुलाई 1922 में हुआ है। फिर आता है कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्यों थीं। करा कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी और सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए समर्थन अलग अलग था। शहरों में भी आंदोलन हुए। कहाँ पे हुए? शहरों में भी आंदोलन हुए। शहरों में आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा और विदेशी सामानों का भी बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानें पिकेटिंग की गई, यानी कि प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री का दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते, यानी कि तालाबंदी कर दी गई। और फिर विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। फिर 1921 के और 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर के 57 करोड़ हो गई। और फिर यह धीरे धीरे कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा और इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले यह प्राय महंगा होता रहा और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे और वे मिलों के कपड़े लंबे समय तक बहिष्कार कर सकते थे। फिर यह धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी फैल गया। कहाँ फैल गया? ग्रामीण इलाकों में। करा कि शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों ने भी संघर्ष करके आंदोलन में समा गए, यानी कि ग्रामीण लोग भी इस आंदोलन में समा गए। करा कि अवध में सन्यास बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और बाबा रामचंद बस इससे पहले फीजी गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे और उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। वे किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी और पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन का जो कम किया जाए और बेगार खत्म को दमनकारी जमींदारों और सामाजिक सुविधाओं से वंचित किया जाए। और इस तरह से 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। और फिर आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला और उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुंडेबाजी 1920 के दशक शुरुआती में एक उग्र गुर्जर आंदोलन भी फैल गया और यह आंदोलन शहर से गांव में, गांव से फिर बागानों तक भी फैल गया। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।